हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल लॉ के पेपर में दूसरे यूनिट में सेकेंड यूनिट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के विषय में प्रोविजन बनाती है, लेकिन ये फर्म्स के रजिस्ट्रेशंस को कंपलसरी नहीं बनाती है, मैंडेटरी नहीं बनाती है। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना पार्टनर्स की विल पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं और चाहे तो ना कराएं, लेकिन अगर किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस के अधीन होती है, जिनका उल्लेख सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के चैप्टर 7 में किया गया है। चैप्टर 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। सेक्शन 57 ऑफ Indian Partnership Act provides for the appointment of registrar of firms. It provides that state government may appoint registrars of firms and define the areas within which they shall exercise their powers. धारा 57 ये उपबंध करती है कि स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को अपॉइंट करेगी और साथ ही साथ वो इन एरियाज को भी डिफाइन करेगी जिनमें ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 58 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। इट प्रोवाइड्स दैट फॉर द purpose of registration of firm, an application may be made by post or it may be delivered at the office of registrar of firms of any area within which place of business or proposed place of business of the firm is situated, and prescribed fee for the registration shall be deposited टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। सेक्शन 58 प्रोवाइड करता है कि किसी भी फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे किसी भी स्थान पर जहां पर कि उस फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस है या प्रपोज्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर फर्म अभी अपना कारोबार शुरू करने वाली है तो जो प्रपोज्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां का जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास बाई पोस्ट भेजा जा सकता है एप्लीकेशन, या उसके ऑफिस पर डिलीवर किया जा सकता है प्रिस्क्राइब फीस के साथ। इसके बाद सेक्शन 59 प्रोवाइड करता है कि व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड अंडर 58 आर कंप्लाइड विथ, इन दैट कंडीशन इट विल रजिस्टर द फर्म इन द रजिस्टर प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि सेक्शन 58 के जो स्टेटमेंट्स हैं वो फुलफिल किए गए हैं तो उसको रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री कर लेगा और फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन 69 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। धारा 69 फर्म के अपंजीकरण के प्रभाव की बात करती है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो धारा 69 में बताई गई, सेक्शन 69 में बताई गई डिस्क्वालिफिकेशंस के अधीन होगी। तो जो पहली डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होगी फर्म के नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण वो है म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स कांट बी इन्फोर्स्ड। सेक्शन 69 का क्लास 1 ये कहता है कि किसी फर्म के द्वारा किसी फर्म के का पार्टनर फर्म के अगेंस्ट या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के अगेंस्ट या किसी एक्स पार्टनर के अगेंस्ट, किसी भूतपूर्व भागीदार के अगेंस्ट अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स या इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सूट तभी ला सकता है जबकि वह फर्म रजिस्टर्ड हो और उस व्यक्ति का नाम उस फर्म के पार्टनर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई भी पार्टनर अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा प्रोवाइड किए गए राइट्स को फर्म के अगेंस्ट इन्फोर्स कराने के लिए या फर्म के किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर या एक्स पार्टनर के अगेंस्ट इन्फोर्स कराने के लिए सूट
नहीं ला सकता है। ये प्रोविजन करता है सेक्शन 69 का क्लास 1। सेक्शन 69 का क्लास 2 ये कहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ऑफ फर्म कांट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट थर्ड पर्सन। सेक्शन 69 का क्लास 2 ये प्रोविजन करता है कि अगर फर्म अपने किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कराना चाहती है तो इसके लिए आवश्यक है कि उस फर्म का रजिस्ट्रेशन हो और जो व्यक्ति फर्म के बिहाफ पर सूट लाना चाहता है उसका नाम फर्म के पार्टनर के रूप में दर्ज हो। अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है या उस जो व्यक्ति फर्म का के बिहाफ पे सूट लाना चाहता है उसका नाम पार्टनर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फर्म के बिहाफ पर मतलब फर्म या फर्म का वो पार्टनर जो पार्टनर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सूट नहीं ला सकता है। एक केस है हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार दीपक कुमार का केस। इस केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 69 के क्लास 2 में डिस्क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के मामले में लागू होती है। अगर फर्म का कोई स्टेच्यूटरी राइट है या कोई टॉर्सस लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन की है फर्म के अगेंस्ट तो ऐसी स्थिति में उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए सूट लाया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 69 का क्लास 2 ये कहता है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती। तीसरा है सेक्शन 69 का क्लास 3 ये कहता है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है या राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकती है। तो सेक्शन 69 का क्लास 3 ये कहता है कि जो सेक्शन 69 के क्लास 1 और 2 के प्रोविजंस हैं वो क्लेम्स ऑफ सेट ऑफ के मामले में और प्रोसीडिंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में भी अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई सेट ऑफ क्लेम करने के लिए या कोई अदर राइट जो कॉन्ट्रैक्ट से राइज हो रहा है उसको इन्फोर्स कराने के लिए ये आवश्यक है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो और वह व्यक्ति जो फर्म के बिहाफ पर सूट लाना चाहता है वो फर्म के पार्टनर के रूप में रजिस्टर्ड हो। अगर ऐसा नहीं है तो सूट नहीं लाया जा सकता है। तो इसका इफेक्ट ये है कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकती है या किसी अदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए सूट नहीं ला सकती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बताए गए हैं सेक्शन 69 के क्लास 1, 2 और 3 में। तो क्लास 3 का प्रोविजन और सेक्शन 69 का क्लास 4 इन रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस बताता है। कुछ सूट्स की ऐसे सूट्स की बात करता है जिनको इनिशिएट किया जा सकता है भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड हो। तो इसमें पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। किसी फर्म के डिसोल्यूशन के लिए सूट लाया जा सकता है भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड हो। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं हुई है तब भी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में सूट लाया जा सकता है। टू टेक अकाउंट ऑफ बाउंड अप फर्म। अगर कोई फर्म बाउंड अप हो गई है, फर्म का समापन कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस फर्म के लेखे जोखों के लिए भी वाद लाया जा सकता है और फर्म के रजिस्टर्ड होने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है टू रिसीव प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए सूट लाया जा सकता है भले ही वो फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म रही हो। चौथा है टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ फर्म। अगर कोई फर्म का इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो जो उसका ऑफिशियल असाइनी है या जो भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के लिए अथराइज्ड है वो सूट ला सकता है भले ही वो फर्म अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो। पांचवा है वेयर दिस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड। अगर कोई एरिया ऐसा है फर्म अपना बिजनेस किसी ऐसे एरिया में करती है जहां पर कि ये एक्ट नहीं अप्लाई होता है तो वहां पर जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन से राइज होती है सेक्शन 69 के क्लास 1, 2 या 3 में वो डिस्क्वालिफिकेशंस वहां पे अप्लाई नहीं करेंगी। और लास्ट है वेयर द सूट इज फॉर मनी लेस देन ₹100। अगर 100 रुपीज से कम के अमाउंट का कोई सूट है तो उसको भी लाया जा सकता है भले ही फर्म रजिस्टर्ड
ना हो, फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी सूट लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर और बचता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के संबंध में, वो ये है कि जो फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात है वो किस डेट पर फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिस डेट पर काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ उस डेट पर, या जिस डेट पर सूट लाया जाना है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन जो रिक्वायर्ड है वो काज ऑफ एक्शन एराइज होने की डेट पर रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि जिस डेट पर सूट लाया जा रहा है उस डेट पर फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर काज ऑफ एक्शन पहले राइज हो गया, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सूट लाया जा सकता है, और फर्म का रजिस्ट्रेशन करा देने के बाद ये सेक्शन 69(1), 2 और 3 की जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो लागू नहीं होंगी। तो अगर काज ऑफ एक्शन पहले का भी है तो काज ऑफ एक्शन राइज होने के बाद फर्म को रजिस्टर्ड करा के सूट लाया जा सकता है, बशर्ते ये कि वो सूट टाइम बार्ड ना हो। अगर काज ऑफ एक्शन इतने पहले का राइज हुआ है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब सूट लाया जाता है तब वो टाइम बार्ड हो गया है, तो ऐसे सूट को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है तो सूट लाया जा सकता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये हमारा कॉमर्शियल लॉ में यूनिट 2 का जो पार्टनरशिप वाला पार्ट था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को डील करता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।